हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, जेईई मेंस 2020 का रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी ये वाले आज के लेक्चर में हम लोग रिवीजन डीपीपी सेकंड के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सेकंड डीपीपी जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू फर्स्ट attempt all the questions, all 25 questions before watching this video। क्योंकि बिना अटैम्प्ट किए अगर आप सोल्यूशन देखेंगे तो मतलब ये किसी भी तरीके से आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके पास डीपीपी है तो उसे अटैम्प्ट करें, नहीं है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, उसको क्लिक करें, उसको अटैम्प्ट करें एंड फिर से इस वीडियो को देखें और अपना जो भी सोल्यूशन है या आंसर है उसको वेरीफाई करें। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया कि पी एम जो है वो एम पी एम का रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू है ना। अभी एम पी एम को मैं लिखूँ एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एम माइनस एम फैक्टोरियल, तो ये क्या मिलेगा मुझे, एम फैक्टोरियल के बराबर। तो इसके हिसाब से जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखना है मुझे 1 इंटू पी वन प्लस 2 इंटू पी टू प्लस 3 इंटू पी थ्री, कहाँ तक आखिरी टर्म है n इंटू पी एन, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पी एम अल्टीमेटली क्या आया मेरे पास, m फैक्टोरियल आया, प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, आखिरी में n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक, अब अगर मैं इसके जनरल टर्म की बात करूँ, इसका जो जनरल टर्म है सीरीज का, जनरल टर्म r इंटू आर फैक्टोरियल है, तो अल्टीमेटली मुझे सिग्मा r इंटू आर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, जहाँ पर r का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ओके, अब इसको मैं डिफरेंस सीरीज में क्रिएट कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो कैसे, जो फैक्टोरियल के अलावा जो दूसरा वाला r लिखा है उस r को r प्लस 1 माइनस 1 करके लिख लो। ठीक, बाकी सिग्मा एज इट इज रहा। ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल, ये टर्म बना और यहाँ पे सिग्मा है। ठीक, r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या होता है, r प्लस 1 का फैक्टोरियल और माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो पहले से ही है। यहाँ पे r का वैल्यू 1 से लेके n तक चला गया। ठीक, ओके, बस अभी क्या है, इसको एक्सपेंड कर लो, वैल्यू पुट करके 1 रखा तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3r का वैल्यू रखें तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और आखिरी में n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल, जब r का वैल्यू n पुट करेंगे। देखो काफ़ी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे, 2 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। हर ब्रैकेट का जो पहला टर्म है नेक्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, तो जो सेकंड लास्ट ब्रैकेट होगा उसका पहला टर्म n फैक्टोरियल को कैंसिल कर देगा। तो फाइनली मेरे पास बच रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में लिखा है ये, फर्स्ट ऑप्शन, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोल रहे हैं कि 7 डिजिट का नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स, द सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 61। 7 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके डिजिट्स को ऐड करा जाए तो आंसर जो है वो 61 आ जाना चाहिए। ठीक, ओके, देखो 7 डिजिट के नंबर्स अपने को कंसीडर करने हैं, 5 6 7। अगर एक बार मैं सबकी जगह पे 999 ऐसे रखता हूँ तो 9 इंटू 7 जो डिजिट्स का सम है वो कितना आ रहा है, 63। अपने को क्या चाहिए, 61, यानी कि मतलब 9 से 2 कम चाहिए अपने को, 63 से 2 कम 61 चाहिए।
तो वो जो दो कम होना है वो या तो एक ही 9 में दो कम हो सकता है या दो अलग अलग जगह पे कम हो सकता है ना। इसका मतलब कि जिन डिजिट्स का यूज करने वाले हैं हम लोग वो हो सकते हैं 999, मतलब 6 बारी 9 हो जाएगा और एक बार 7 हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो 6 इंटू 9 54 प्लस 7 हो गया 61। या फिर ये एक ही डिजिट में दो कम ना हो के दो अलग अलग डिजिट में कम हो जाता, मतलब 5 बारी 9 होता और 2 बारी 8 होता। तो ऐसा करने से भी जो सम है वो मेरा 61 के बराबर आ जाएगा। तो बस ये दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक, इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटीज़ का इन्हीं दोनों केसेस में मेरे को देखना है कि कितने 7 डिजिट्स के नंबर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट केस की अगर बात करें, यहाँ पर मेरे पास कितने 9 है, 6 9 है और एक 7 है। इनको जितने मेथड से हम लोग अरेंज करेंगे उतने नंबर्स क्रिएट हो जाएंगे, उतने नंबर बन जाएंगे, है ना। तो क्या आंसर आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें से 6 एक जैसे हैं, 6 आर अलाइक, तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब अगर सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जिनको अरेंज करना है वो 7 ही हैं, लेकिन यहाँ पर 5 एक जैसे हैं और 2 8 जो हैं वो एक जैसे हैं, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा और इन दोनों को क्या किया हमने, ऐड किया। तो यहाँ से क्या आंसर हो गया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इज 7 प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 हो गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आ गया 21 प्लस 7 28। ओके, 28 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है a letter log consists of 3 rings which each marked with 15 different letters। ठीक, मतलब ऐसा कुछ रिंग है, मैं उसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ। ऐसे 3 रिंग है, ऐसे कॉम्बिनेशन लॉक होते हैं ना, वो सिचुएशन है, ऐसा समझ लो आप। तो इसको मैंने पहला रिंग 1 बोल दिया, रिंग 2 और रिंग 3। ठीक, सब पे डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन, इट इज़ फाउंड दैट अ मैन कुड ओपन द लॉक ओनली आफ्टर ही मेक्स हाफ द नंबर ऑफ पॉसिबल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। कोई भी आदमी इस लॉक को तभी खोल पाएगा जब वो कम से कम क्या करे, जितने भी पॉसिबल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं उसका आधा वो ट्राई कर ले, है ना। जैसे अगर इस लॉक को खोलने के मान लो 100 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हैं, मान लेते हैं ना, सक्सेसफुल अटैम्प्ट तो एक ही होगा, तो सक्सेसफुल अटैम्प्ट अगर 100 हैं तो 50 अटैम्प्ट कम से कम करना चाहिए, है ना, आधा। फिर आगे बोला गया कि एक अटैम्प्ट करने में 10 सेकंड लगता है। तो क्वेश्चन है कि द टाइम मस्ट हैव स्पेंट इज नॉट लेस देन, कम से कम कितना टाइम लगेगा इस लॉक को खोलने में। तो पहले तो अपने को ये जानना है कि कितने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं। ओके, तो पहले रिंग के ऊपर भी 15 लेटर्स लिखे हैं, दूसरे रिंग के ऊपर भी 15 लेटर लिखे हैं और तीसरे रिंग के ऊपर भी 15 लेटर लिखे हुए हैं। ठीक, टोटल अटैम्प्ट्स की बात करें तो जो टोटल अटैम्प्ट है 15 इंटू 15 इंटू 15 हो जाएगा, यानी कि 225 इंटू 15। ठीक, ये आ जाएगा 3375 के इक्वल। द टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ये हो गया टोटल अटैम्प्ट्स। अब इसमें सक्सेसफुल अटैम्प्ट तो एक ही होगा, तो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट की बात करें, अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स 3375 माइनस कितना हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि 3374, ये टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स हैं। और क्वेश्चन ये था, कंडीशन ये था कि जितने भी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हैं उसका आधा वो ट्राई करना चाहिए, तब जाके वो लॉक को खोल पाएगा, है ना। तो इसका मैंने क्या कर दिया, इसका हाफ कर दिया। अब ये इसका हाफ हो जाएगा 1687।
इतना अटैम्प्ट लगेगा। 1687 अटैम्प्ट जो है वो टोटल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट का हाफ हो गया। अब एक मतलब अगर मैं टोटल टाइम देखूं, टोटल टाइम कितना लगा, तो एक अटैम्प्ट में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड। तो ये पूरा 1687 अटैम्प्ट करने में कितना टाइम लगेगा, 16870 सेकेंड्स। अगर आवर्स की बात करें तो इसमें डिवाइड बाई क्या कर दिया, 60 × 60, तो इतना जो है वो 16870 डिवाइडेड बाई 36 आवर्स। तो पूरा जितना भी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट है उसका आधा अटैम्प्ट करने के लिए इतना घंटा लगेगा। अब ये डिवाइड करके देख लेना खुद ही, ठीक है। तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आवर आता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें, ये खुद देखना ट्राई करके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक से एक कार्ड हमने रैंडमली पिक किया, ठीक है। एक नहीं, सॉरी, कार्ड्स ऐसे पिक कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर कार्ड, एनी पर्टिकुलर कार्ड इज ड्रॉन एट nth ड्रॉ। कोई भी एक कार्ड जो है वो nth ड्रॉ में हमारे पास आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो कोई भी एक कार्ड कंसिडर कर लेते हैं। चलो मान लिया मैंने कि लेट एस, है ना, एस लिया मैंने, एस ऑफ स्पेड। चलो इसकी बात कर लेते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर कार्ड हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फ़िलहाल चलो जो हुकुम का इक्का होता है उसकी बात करता हूँ। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि ये nth ड्रॉ में निकलना चाहिए, मतलब पहले ड्रॉ में नहीं आना चाहिए, दूसरे में नहीं आना चाहिए, तीसरे में नहीं आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, nth ड्रॉ में, ठीक। तो अगर फर्स्ट ड्रॉ में एस नहीं आना है, ठीक है, एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड तो एक ही होगा ना पूरे कार्ड में। पूरे टोटल एस की बात करें तो वो तो 4 होते हैं, लेकिन एस ऑफ स्पेड तो एक ही होगा। तो उस एस ऑफ स्पेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/52 है, 9 आने की प्रोबेबिलिटी 51/52 है। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक। तो पहले ड्रॉ में ये हो गया फर्स्ट ड्रॉ, इसमें नहीं आया। फिर हम चाहते हैं कि दूसरे ड्रॉ में भी नहीं आए, तो अब हो गया 50/51। ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो कार्ड निकाला था उसको रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट उसको हमने बाहर ही रखा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड ड्रॉ की बात। हम चाहते हैं कि वो थर्ड ड्रॉ में ना आए, मतलब 49/50, सही है। ऐसे ही करते हुए n-1th ड्रॉ में नहीं आना चाहिए, देखो nth ड्रॉ में निकलना चाहिए, n-1th ड्रॉ में नहीं निकलना चाहिए। तो अगर मैं n-1th ड्रॉ की बात करूं, n-1th ड्रॉ में कितने नंबर ऑफ कार्ड बचे होंगे अभी, तो सबसे पहले ये देखना है। पहले ड्रॉ में पूरे 52 थे, 52 - 0। दूसरे ड्रॉ में 52 - 1 हो गया। तीसरे ड्रॉ में, थर्ड ड्रॉ की बात करें, यहाँ थर्ड ड्रॉ की बात करें तो डिनोमिनेटर में 52 - 3 हो गया। मतलब जिस भी ड्रॉ की बात हो रही है 52 में, उससे जैसे पहले में 52 - 0 किया, दूसरे ड्रॉ में 52 - 1 किया, ठीक है ना, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। n-1th ड्रॉ में 52 माइनस क्या हो जाएगा, जैसे फर्स्ट ड्रॉ की बात कर रहे थे तो 52 - 0 हुआ था। सेकेंड ड्रॉ की बात की है तो 52 - 1 हुआ, ठीक है, ओके। थर्ड ड्रॉ की बात की है तो 52 - 2 हो गया। तो यहाँ पर n-1th ड्रॉ की बात करें तो 52 - n-2 हो जाएगा ये चीज़, ठीक। अच्छा, न्यूमरेटर की बात करें, न्यूमरेटर की बात करें अगर, तो एक कम है उससे, और ये गलत तो नहीं हो गया,
n-1th ड्रॉ में -52 आएगा डिनोमिनेटर हमारा, ठीक है ना। और उससे एक कम और डिनोमिनेटर हमारा लिखा है, तो 52 - n -1 हो जाएगा ये चीज़, ठीक। और nth ड्रॉ में तो वो कार्ड निकल के आ जाना चाहिए। तो यार इक्का तो जो स्पेड का है वो एक ही है, वो आ जाए, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 52 - n डिनोमिनेटर एक एक कम होते जा रहा है, देख लो, सही है। अब अगर इसको गौर से देखो, 51 कैंसिल, 50 कैंसिल, 49 भी इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा, ये भी इधर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास? आखिरी में 1 बचा न्यूमरेटर में, स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में 52 बच गया, तो आंसर आ गया मेरा 1/52, ठीक। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक। ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब कि P ऑफ ए यूनियन बी की बात करें तो वो कितना है 1, ठीक। दूसरी चीज़ कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है 1 के बराबर, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दिया, इक्वल टू 1। इसको थोड़ा और अरेंज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -1, ठीक है, ये जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, प्लस इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए -1 अगर ओवरऑल कॉमन निकाला जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक, ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 हो जाएगा या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करें, मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए था, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी डैश ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट होने का यही मतलब है कि बी डैश हो चाहे ना हो, वो किसी भी प्रकार से ए के होने ना होने को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट के केस में तो इट्स सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर बी डैश का होना ना होना ए को किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी डैश विल सिंपली बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो कितना है 1/2, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 तो नहीं हो सकता, ठीक। तो फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होना पड़ेगा 1 के बराबर। ये हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है मेरा, पैक ऑफ कार्ड इज काउंटेड विथ फेस डाउन एंड फाउंड दैट 1 कार्ड इज मिसिंग, ठीक। 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी द किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज ऑल्सो किंग। ओके, बेस थ्योरम का क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। मान लो ये 2 इवेंट है अपने पास, ठीक है। कुछ इवेंट डिसाइड कर लेते हैं पहले।
मान लो के इवेंट हमने लिखा, मिसिंग कार्ड इज किंग, के डैश हमने लिख दिया, मिसिंग कार्ड इज नॉट किंग। ठीक है, तो ये के हो गया, ये के डैश हो गया। फिर एक इवेंट हो रहा है, इवेंट क्या है? इवेंट ये है कि जब हमने एक कार्ड उसमें से निकाला तो वो किंग आ गया, तो चलो मैं उसको ए बोल देता हूँ। ठीक है, ए इवेंट मैंने बोल दिया। ड्रॉन कार्ड इज फाउंड किंग। ठीक है, तो ये ए इवेंट है। अब ए इवेंट इन दोनों में से हो सकता है, मतलब अगर पहले जो कार्ड खोया था, जो लॉस हुआ था, वो किंग भी हो सकता था, विदाउट किंग नहीं भी हो सकता था। तो हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई के, ये बताना है। ठीक है, नहीं सॉरी, प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज आल्सो किंग। मिसिंग, ये तो इट इज़ फाउंड टू बी किंग, जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो किंग है, ये पता है, तो वो तो गिवन हो गया ना, ए नीचे आ गया। फिर जो मिसिंग कार्ड था वो किंग था, इसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ के अपॉन ए, ये कैलकुलेट करना है। तो बेस थ्योरम आई होप आपको याद है, कैसे लिखेंगे? इसको रिवर्स करके लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ के हो गया, डिवाइडेड बाई नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आता है, ये हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन के डैश। ठीक भाई, अब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ के का मतलब कि मिसिंग कार्ड जो है वो किंग है। तो कितने किंग होते हैं? 4, 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई के, अगर मिसिंग कार्ड किंग है तो फिर दूसरा किंग आने की प्रोबेबिलिटी, अब तो 3 ही किंग बचा ना मेरे पास, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना बचा? 51। तो नीचे फिर से एक बार वही लिख दिया, प्लस अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ केड है, मतलब मिसिंग कार्ड जो है हमारा किंग नहीं है। तो कितने कार्ड हैं जो किंग नहीं होते हैं? 48 डिवाइडेड बाई 52 इंटू, अगर मिसिंग कार्ड किंग नहीं है तो 51 कार्ड में अभी भी हमारे पास 4 किंग मौजूद हैं। ठीक है, तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 4/51 होगी। यहाँ से 52/51 सब कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4 इंटू 3 12/12 प्लस 48 इंटू 4 192 हो जाएगा ये। ठीक, या डिवाइड नहीं करें, सीधे 48 को लिख लिया 12 इंटू 4, और इंटू 4 पहले से लिखा हुआ था, फिर 12 ओवरऑल कॉमन लेके कट कर दो, तो 1/1 प्लस 16 यानी कि 1/17 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 लाइज ऑन द रेज आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा एंड आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, सच डैट देयर मैग्नीट्यूड और सेम बट नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। फर्दर इमेज ऑफ Z2 अबाउट Z एक्सिस इज Z3। ठीक है, आ जाओ ड्रॉ करते हैं साथ साथ में। मान लेते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर थीटा ये वाली रे है, जिसमें ये एंगल थीटा हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर माइनस थीटा जो रे होगा वो ऐसा नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक, अब जो हमारा Z1 है वो इधर कहीं है, और Z1 के ही मैग्नीट्यूड के बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z बराबर माइनस थीटा के ऊपर हमारा क्या है? Z3 है। सही, फिर क्या बोल रहे हैं?
नहीं सॉरी, ये Z2 है। और वाई एक्सेस में जब Z2 का इमेज लिया वाई एक्सेस में, तो वो मेरा Z3 आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z3 बता दो। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों लेंथ बराबर है, बीच में ये दोनों में कॉमन है। तो अल्टीमेटली ये समझ आ रहा होगा कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, तो उस हिसाब से तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया और ये जो है वो 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक, क्या समझ आया? 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये जो बचा ये थीटा, मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों सेम ही लाइन के पार्ट हैं। ठीक, और अल्टीमेटली Z1 और Z3 भी ओरिजिन से जो है वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ये भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो Z1 Z3 का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इक्वल हो गया। अब इसी डायग्राम के हिसाब से अगर देखें, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z3 वो हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3। आर्गुमेंट ऑफ Z1 तो वो थीटा है, Z3 का जो आर्गुमेंट है, Z3 का आर्गुमेंट, ठीक है, Z3 का आर्गुमेंट होगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, Z3 का आर्गुमेंट हो गया पाई प्लस थीटा, तो यहाँ से आंसर जो मेरा आया पाई प्लस 2 थीटा के बराबर। ऑप्शन में है पाई प्लस 2 थीटा, नहीं, ऑप्शन में पाई दिख रहा है, मतलब अगर ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो मे बी कि वो थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। एक बार चेक कर लें, अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 होने का क्या मतलब है? थीटा 0 होने का मतलब है कि जो हमारा Z1 है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, तभी तो थीटा इसका आर्गुमेंट 0 बनेगा। ठीक है, और इसका जो इमेज आएगा, मतलब आर्गुमेंट ऑफ हम -0 करें तो वो भी वही है ना, तो Z1 और Z2 ये बेसिकली वहीं पे आ जाएंगे, सेम ही पॉइंट पे, और Z2 का इमेज Z3 आ जाएगा इधर नेगेटिव रियल एक्सिस पे। सही है, ऐसे में जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z3 करेंगे तो एक का Z1 का 0 और Z3 का कितना, पाई, तो थीटा बराबर 0 के लिए आंसर जो है वो पाई हो सकता है, लेकिन मोस्ट जनरल केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो मोस्ट फेवरेबल आंसर होगा हमारा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। पाई हो सकता है बट वो किसी एक पर्टिकुलर केस में होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो लिख लेता हूँ मैं एक बार, 1 प्लस आयटा का पावर कितना 5, 1 प्लस √3 आयटा का पावर 2 डिवाइडेड बाई -2 आयटा इंटू -√3 प्लस आयटा। ठीक है भैया, अगर आपको ये सब प्रॉपर्टी याद है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये हो जाता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस आर्गुमेंट Z2। ठीक है, अगर डिवाइड में होता है Z1 अपॉन Z2 तो यहाँ पर आर्गुमेंट जो है वो सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। अगर ऐसे लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n, है ना, तो n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ Z इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो यही काम कर लेते हैं हम लोग, ये सब प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे अगर ये फर्स्ट टर्म की मैं बात करूँ तो उसके लिए मैंने लिख लिया 5 इंटू आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो अब देखो मैं सारे में प्रिंसिपल आर्गूमेंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात की है। तो 1 प्लस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है π/4। फिर प्लस अगले वाले टर्म की बात की मैंने, मल्टीप्लाई में है इसलिए मैंने आर्गूमेंट उसका प्लस किया। पावर 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस √3 आयोटा का आर्गूमेंट प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनेगा कितना, tan इनवर्स हो √3 दैट इज π/3। ठीक, बाकी नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर वाले का प्रिंसिपल आर्गूमेंट सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो -2 आयोटा, आई होप -2 आयोटा का तुम्हें पता है, -2 आयोटा यहाँ होता है,
ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट -π/2 होता है। ठीक है, वो -π/2 सब्ट्रैक्ट करना है तो अल्टीमेटली +π/2 हो गया। फिर -√3 प्लस आयटा का प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक है, तो ये देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3 हो गया इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट, दैट इज पाई माइनस π/6, कितना 5π/6, ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। ओके, सॉल्व कर लो इसे। सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 12, तो यहाँ आ गया 15π प्लस 8π प्लस 6π माइनस 10π। ठीक, सॉल्व करते हैं और इसको तो सिंप्लीफाई करो, 15 और 8 हो गया 23 प्लस 6 29 माइनस 10 इज 19π/12। अब देखो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है वो -π से π के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं है तो इसे इस रेंज में लेके आना पड़ेगा। क्या करके? 2π के जो मल्टीपल्स है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो 2π के मल्टीपल देखो, ये तो π से ज़्यादा है ना, तो ऐड तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। -2π करके चेक करें एक बार, -2π किया तो ये क्यों किया, ये हो क्लियर हो रहा है तुम्हें? क्योंकि वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट का जो रेंज है -π से लेके π तक, उस रेंज में आया नहीं ये आर्गूमेंट, तो 2π का मल्टीपल जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको रेंज में लेके आना पड़ेगा। तो -2π किया तो -5π/12 आंसर आ गया, और -5π/12 जो है वो प्रिंसिपल रेंज में है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन में x प्लस आइटा वाई इक्वल टू ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में। 4x माइनस कॉमन लिया तो x² प्लस y², इसका वैल्यू बताना है। ठीक, x² प्लस y² देखते ही तुम्हें तुरंत ये समझ आना चाहिए कि x प्लस आयोटा y अगर गिवन है तो कैसे मुझे x² प्लस y² मिले। तो क्या करना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर लेना चाहिए। मैग्नीट्यूड कंसिडर किया तो x² प्लस y² का रूट बराबर 3 का मैग्नीट्यूड तो 3 ही होगा, और नीचे रियल टर्म 2 प्लस कॉस थीटा है उसका होल स्क्वायर, और इमेजिनरी टर्म साइन थीटा है उसका होल स्क्वायर रूट के अंदर, डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड ये हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 अपॉन यहाँ से 4 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 5 बन जाएगा, तो 4 + 1 5, और 5 + 4 कॉस थीटा ये हो गया। ठीक, तो ये तो x² प्लस y² का वैल्यू हो गया रूट में, और रूट हटाएं स्क्वायर बोथ साइड करके, तो 9 अपॉन, अच्छा सॉरी ये भी रूट में लिखा था, तो 9/5 + 4 कॉस थीटा, ये हो गया x² प्लस y² का वैल्यू। अब जो चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें तो 4x भी चाहिए मुझे। ठीक, 4x तो तब मिलेगा जब x पता हो, और x है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट, तो वहाँ से मुझे रियल पार्ट इसका देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब ये जो x प्लस आइटा y लिखा है इसका रियल पार्ट कंसिडर करते हैं, तो 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा ये लिखा है, इसको मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक, डिनोमिनेटर तो क्या बन गया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, वो तो कितना आ जाएगा 5 + 4 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, ऊपर अगर देखें तो 3 × 2 प्लस कॉस थीटा है और -3 आइटा साइन थीटा है। अगर रियल पार्ट की बात करें, रियल पार्ट दैट इज x, तो वो कितना है
3 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कॉस थीटा। ठीक है, बस x मिल गया तो इसका मतलब 4x भी पता लग गया। 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, तो जो आंसर है वो आ गया 4x। 4x यानी कि 12 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज 9 अपॉन 5 प्लस 4 कॉस थीटा। क्या आंसर दे दो? न्यूमरेटर में 12 दूनी 24 माइनस 9 15, 15 प्लस 12 कॉस थीटा। अगर यहाँ से 3 कॉमन निकालें तो 5 प्लस 4 कॉस थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में भी यही सेम चीज़ लिखा हुआ है, मर गया ऐसे। क्या बचा? 3 इज़ द करेक्ट आंसर, डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या है? टेंथ क्वेश्चन में सबसे पहले बताया कि ये जो ओमेगा है nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक, nth रूट ऑफ यूनिटी अगर है तो ओमेगा टू द पावर n का वैल्यू अगर कहीं पे आया तो वो 1 होगा, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कहाँ तक? n से एक कम ओमेगा पावर n माइनस 1 तक, इसका वैल्यू 0 होगा। ये सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। फिर हमें क्या चाहिए? सिग्मा ए आर प्लस बी ओमेगा पावर r माइनस 1। r का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है? n तक है। ठीक, ओके। एक्सपेंड कर लेते हैं यार इसको। r का वैल्यू 1 रखा तो a प्लस बी ओमेगा पावर 0, फिर 2a प्लस बी ओमेगा। r का वैल्यू 3 रखा तो 3a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। आखिरी में n रखा दो an प्लस बी ओमेगा पावर n माइनस 1। ठीक है, a वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं और b वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं। तो a वाले टर्म्स को अगर लिखा मैंने एक साथ, a कॉमन लेके, तो क्या मिलता है? ओमेगा पावर 0 यानी कि 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। आखिरी में कहाँ तक जा रहा है ये? n ओमेगा का पावर n माइनस 1 तक। और b वाले टर्म्स को अगर कंबाइन किया तो ओमेगा पावर 0 यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, लास्ट में ओमेगा का पावर n माइनस 1। ठीक, ओमेगा अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो b के साथ जो ब्रैकेट में लिखा है उसका वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, तो वो तो गायब ही हो गया। फिर सिर्फ ये टर्म बचता है अपने पास। और अगर ध्यान से देखें तो ये एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है, AGP जिसको बोलते हैं। ठीक, तो AGP कैसे सॉल्व होगा? चलो मैं इसको S बोल लेता हूँ, इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ मैं इधर। तो S बराबर लिखा है 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। आखिरी में क्या? ये चीज़। AGP को सॉल्व करने का मेथड जो कॉमन रेशियो है GP वाले टर्म्स का, उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख लेना होता है, ऐसे करके। ये हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस ओमेगा इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ तक? इधर भी आ जाएगा प्लस ओमेगा का पावर n माइनस 1, और आखिरी वाला जो टर्म है वो माइनस में बचेगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सारे माइनस हैं। ठीक, ओमेगा का पावर n जो है वो तो 1 ही होगा, तो वो लिखा नहीं मैंने, सिर्फ n लिखा है। अगेन ये जो इतनी चीज़ की वैल्यू है क्या है? 0। तो यहाँ से s का वैल्यू मिलता है मुझे माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा। बस इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या आंसर है? माइनस an डिवाइडेड बाई 1 माइनस ओमेगा। ये आंसर हो गया। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो थर्ड ऑप्शन, माइनस को नीचे भेज दिया जाए तो an अपॉन ओमेगा माइनस 1, थर्ड ऑप्शन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 11th क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस, जहाँ पर ओमेगा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर है तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0 होगा। ये सारी बातें अपने को, जितनी प्रॉपर्टीज़ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, वो सब दिमाग में आ जानी चाहिए। अच्छा, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते रहो एक एक ब्रैकेट को। पहले ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, 1 अपॉन ओमेगा क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस दूसरा ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 प्लस 2 कॉमन तो 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 बाई ओमेगा इंटू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर करेंगे, 1 बाई ओमेगा क्यूब जो होगा वो 1, तो उसको डायरेक्टली मैं ब्रैकेट में 1 ही लिखता हूँ। ठीक, अगला टर्म और देख लेते हैं। 9 प्लस 3 टाइम्स 1 बाई ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हर ब्रैकेट में 1 अपॉन ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तुम्हें पता होगा रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो मतलब ये सब -1 लिखा हुआ है, -1। कितने ब्रैकेट हैं हमारे पास इस तरीके के, 1 से स्टार्ट हुआ n तक जा रहे हैं, तो n ब्रैकेट्स हैं। अब हर ब्रैकेट में 3 टर्म लिखे हैं, तो उन सारे 3 टर्म को अलग कर लेते हैं। जैसे पहले टर्म पे ध्यान दो, तो 1 4 9 इस तरीके से आखिरी में n स्क्वायर आएगा, 1 4 9 कहाँ तक जाएगा ये, n स्क्वायर तक। पहले टर्म्स को अलग कर लिया। मिडिल टर्म को भी अलग कर लो। मिडिल टर्म में -1 तो सब में ही दिख रहा है कॉमन, उसके अलावा पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में कितना आ जाएगा, n, ये हो गया। और थर्ड टर्म जो है वो 1 1 1 लिखा हुआ है, कितनी बार, n बार, तो n हो गया ये। बस फिर काफ़ी सिंपल हो गया ये। पहला जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 n स्क्वायर तक है ना, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। आगे ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें प्लस n। ये तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करना, डीपीपी में आंसर दिया ही है, उसको मैच कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। 12वां सवाल है, 5 का पावर x प्लस 1, 5 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 का पावर log 5 एट बेस 2। ये गिवन है और हमें x का वैल्यू बताना है। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक इक्वेशन ऐसा कुछ है ये। ठीक है, 5 का पावर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो राइट हैंड साइड में भी 5 का पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया, सही है। अब आई होप ये वाली बात तुम्हें याद होगी। a इंटू बी का पावर अगर लिखा है m, तो a का पावर भी m हो जाएगा और b का पावर भी m हो जाएगा। सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो अगर ये राइट हैंड साइड में अप्लाई करें, तो 2 का पावर log 5 बेस 2 इंटू 5 का पावर log 5 बेस 2। अब यहाँ अगर इस वाले टर्म के ऊपर तुम ध्यान दो, तो 2 बेस है और log का बेस भी 2 ही है, तो अगर ऐसा है तो कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर सिर्फ क्या बचेगा, 5। आगे 5 का पावर log 5 बेस 2 लिखा है, और लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू 5 का पावर x। 5 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 5 का पावर x बराबर 5 का पावर log 5 बेस 2 बचा, और बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम रहना चाहिए। x का वैल्यू ये आ गया।
log 5 base 2 दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं 13वां सवाल क्या है। कंप्लीट सोल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, इनइक्वेशन लिखा है 1 अपॉन log ऑफ मॉड x एट बेस 1/2, फिर से एक मॉड ग्रेटर देन 1। ये इनइक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, ये इनइक्वेशन डिफाइन तभी होगा जब ये डिनोमिनेटर में जो लॉग वाली चीज़ लिखी है जीरो ना हो, ठीक है, अदरवाइज तो फिर सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन डिफाइन होने के लिए वो जीरो तो है नहीं, बाकी मॉड लिखा है तो मॉड है तो पॉजिटिव, इसका मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला लॉग ऑफ मॉड एक्स बेस 1/2 का मॉड इज लेस देन 1, ठीक। ओके, मॉड ऑफ समथिंग अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब कि मॉड के अंदर वाली जो चीज़ लिखी है वो -1 से 1 के बीच रही होगी, ठीक। अच्छा, अब ये लॉग की इक्वेशन होगी। लॉग की इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका कि हर तरफ लॉग लिखो सेम बेस पे, फिर इसको कंपेयर करो। तो अब ये जो -1 है इसको भी मुझे लॉग बेस 1/2 पे लिखना है, तो लॉग ऑफ 2 बेस 1/2 ये -1 के बराबर आएगा। जो 1 है राइट हैंड साइड में उसको भी मुझे log 1/2 बेस पे लिखना है, तो ये हो गया। लॉग बेसिस सारे सेम हो गए तो अब कंपेयर कर लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब लॉग का बेस 1 से छोटा होता है तो वो लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो जब कंपेयर करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो पलट जाएगा, ठीक। मतलब 2 ग्रेटर देन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा ये चीज़। तो मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आया, मॉड एक्स का वैल्यू 1/2 और 2 के बीच में। ओके, मॉड एक्स का ग्राफ अगर तुम्हें पता है तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। इसका वैल्यू बोल रहे हैं कि 1/2 और 2 के बीच में है। अपने को तो एक्स चाहिए ना, अपने को एक्स चाहिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स क्या मिलेगा 1/2 और 2, और इधर ये -1/2 और यहाँ पे -2, क्योंकि ये 1/2 है और ये 2 है। तो अपने को x चाहिए, तो x का ये वाला वैल्यू मिलता है -2 से लेके कहाँ तक, -1/2 तक, या फिर 1/2 से लेके 2 तक। ओके, लेकिन अभी ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है। इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, अभी तो हमने लॉग की इक्वेशन वगैरह को सॉल्व किया, बट हमने ये नहीं देखा कि जो हमारा लॉग वाला टर्म है वो डिफाइंड होगा या नहीं। तो ये डिफाइंड होने के लिए जो मॉड एक्स का वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मॉड एक्स का वैल्यू 1 हो गया तो लॉग ऑफ 1 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो सारा काम गड़बड़। इसका मतलब मॉड एक्स अगर 1 नहीं है तो एक्स का जो वैल्यू है वो +-1 नहीं हो सकता। तो इसमें से +-1 बस क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अब ऑप्शन देख लो, -2 से -1 यूनियन